हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो हम फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। किसका? जी स्कोर का, सिग्नल सिस्टम का। ये क्वेश्चन आपको जेनिक लाइव ऐप पे डेफिनेटली मिल गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से उसको ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं ना। तो उसको ट्राई करते रहिए। ये सब क्वेश्चन सीखने के लिए, टाइम फ्रेम में कैसे करना है, आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गेट में एस देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में डेफिनेटली आने वाले हैं। उसी तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ टच किए जा रहे हैं सारी फैकल्टीज के द्वारा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने होपफुली ट्राई किया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह से गलतियां करवाते हैं एग्जाम में, आपको स्ट्राइक करती हैं चीजें कि नहीं। यही वो टेस्ट करते हैं गेट में। ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि समझ है नहीं आएगा। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे, लगेगा क्या पूछ लिया, कैसे पूछ लिया, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रोसेस को देखिए कितने अच्छे से, कितने सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया जा सकता था। सॉल्व नहीं किया है तो फिर तो देखना ही है सोल्यूशन, प्रॉपर देखिए और अगले 5 मिनट में आपका 5 से 10 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज गिवन एज। कोई एलटीआई सिस्टम है, देखो सिंपल सा एकदम, कैसे बेसिक एलटीआई सिस्टम है। इसका एक इंपल्स रिस्पॉन्स होता है एच ऑफ टी दिया है, वेयर एच टी इज इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर ध्यान से देखोगे तो अगर एक्स टी इनपुट देते हैं, आउटपुट वाई टी आता है ना। इसी एच टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें एच ऑफ एस, तो हम कहते हैं इसी एच ऑफ एस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एच एस इज गिवन एज 40/s+1 s+2 वेयर रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1। ये इसका आरओसी है। इस आरओसी के लिए ये एच ऑफ एस डिफाइंड है। तो आप एच टी निकाल सकते हो कि नहीं? आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना पड़ेगा एच एस को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके। फॉर दिस आरओसी, आरओसी भी गिवन है तो करिस्पॉन्डिंग आरओसी के लिए आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली लिख सकते हो और आराम से आप एच ऑफ टी फाइंड आउट कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1, करिस्पॉन्डिंग आरओसी के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लो, एच ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम फॉर एन अननोन इनपुट, मैं नहीं जानता क्या इनपुट है, बट आउटपुट गिवन है एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में। आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम फॉर एन अननोन इनपुट इज गिवन एज y ऑफ t इज इक्वल टू -infinity to infinity h ऑफ टाउ e की पावर -3t प्लस टाउ डी टाउ, वेयर h ऑफ t इज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो आउटपुट मैं लिख लेता हूं बेटा। आउटपुट क्या गिवन है? y ऑफ t फॉर एन अननोन इनपुट, मुझे नहीं पता इनपुट क्या है, h ऑफ टाउ e की पावर -3t प्लस टाउ डी टाउ। यहां इनपुट पूछने को नहीं कहा है ना। वेयर h ऑफ t इज द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट t इज इक्वल टू -1। आउटपुट y ऑफ t की वैल्यू पूछिए t इज इक्वल टू -1 पे, है ना। t इज इक्वल टू -1 पे क्या हो गया? आउटपुट y ऑफ t की वैल्यू। सिंपल सी बात है। एक तो तरीका क्या है, आप जो सोचोगे मुझे पता है, आप क्या सोचोगे? y ऑफ t की वैल्यू -1 रखते हैं, -infinity to infinity h ऑफ टाउ e की पावर -3 प्लस टाउ डी टाउ। अब ये टाउ के फंक्शन में आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया? ये -1 है ऑब्वियसली। एक तो आप ये चीज सोचोगे कि ये पूरा का पूरा टाउ का फंक्शन हो गया ना। अभी तक यहां पे t वेरिएबल भी था, इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में था। टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके टाउ की अपर लिमिट इन्फिनिटी रख देते, टाउ गायब हो जाता। जब अपर लिमिट हर जगह टाउ की जगह इन्फिनिटी रख देते, केवल टी बच जाता। लोअर लिमिट हर जगह -इन्फिनिटी रख देते, टाउ की जगह टी केवल बच जाता, है ना। तो ओवरऑल ये टी का फंक्शन आता। अब टी की वैल्यू -1 रख दी तो ये केवल टाउ का फंक्शन बचा अंदर, केवल टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, टाउ का ही कुछ फंक्शन आएगा। अपर लिमिट हर जगह टाउ की इन्फिनिटी रख दोगे तो टाउ गायब हो गया, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। लोअर लिमिट -इन्फिनिटी रख दोगे टाउ की हर जगह तो टाउ गायब हो जाएगा, कोई कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू आने वाली, वही आपसे पूछी गई। एक तो तरीका क्या आपको पता चल गया, ये वाला तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। h ऑफ t मैं पता कर लूं बाय फाइंडिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो आप क्या क्या गलतियां करोगे, कैसे कैसे एग्जाम में आपका दिमाग काम करता है। आप इसी क्वेश्चन को करोगे 5 से 7 मिनट में। आप एच टी फाइंड आउट करोगे बाय फाइंडिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत लोग बड़े जल्दी से, बड़े रौले में बहुत तेजी से फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ सर एकदम तुरंत निकालेंगे और एच टी पता चल गया, एच ऑफ टाउ यहां रख देंगे, पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, सर y ऑफ -1 निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है, निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट करोगे। ये भी एक तरीका है, मैं बता दिया, और होपफुली कुछ लोग ट्राई किए होंगे यही तरीका।
अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, मैं y ऑफ t को अगर ध्यान से देखूं ना, सब ऑब्जर्वेशन का गेम है बेटा, h ऑफ टाउ e की पावर, ये देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो -3 e की पावर -3 टाउ डी टाउ। इंटीग्रेशन है टाउ के रिस्पेक्ट में मेरे भाई साहब, अगर टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो टी तो टाउ का फंक्शन है नहीं, तो टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया टाउ के रिस्पेक्ट में, तो इसको तो मैं बाहर कर सकता हूं ना, e की पावर -3 टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ टाउ e की पावर -3 टाउ डी टाउ। अब ध्यान से देखो, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे st का लिखना हो, क्योंकि st का लैपलास ट्रांसफॉर्म ही h ऑफ s है, तो इसको मैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ t e की पावर -st dt लिख सकता हूं। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, मैं इसको e की h ऑफ t की जगह टाउ रख दूं हर जगह, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, h ऑफ st e की पावर -st dt कहूं या h ऑफ टाउ e की पावर -s टाउ डी टाउ कहूं, दोनों बातें तो सेम ही है भाई साहब, है ना। यहां t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है st e की पावर -st dt, यहां टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t ले लूं टाउ ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो st e की पावर -st dt कहूं या h टाउ e की पावर -s टाउ डी टाउ, इसको ध्यान से देखो बेटा, h टाउ e की पावर -s टाउ डी टाउ, s की जगह 3 रखा हुआ है, तो अगर h ऑफ s की वैल्यू s इज इक्वल टू 3 पे निकालूं, ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो सीधे सीधे देखो h ऑफ s गिवन है, क्यों st निकालना, क्यों ये सब फर्जी का काम करना डी टाउ। देखो जो ये इंटीग्रेशन है पूरा, ये e की पावर -3 टाउ, वो h ऑफ s की वैल्यू एट s इज इक्वल टू 3। अब h ऑफ s की वैल्यू एट s इज इक्वल टू 3 मैं यहां से h ऑफ s से निकाल सकता हूं। अब देखो h ऑफ s की वैल्यू किसी s पॉइंट पे तभी निकाल सकते हो जब वो s पॉइंट कहां पे हो, ROC में HS के हो, क्योंकि ये ROC क्या बताता है, इन सारे पॉइंट्स के लिए रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये ROC क्या बताता है, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1, ये बताता है सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, जो एक प्लेन होता है ना, वर्टिकल प्लेन होता है ना, जब आप s प्लेन पे जाओगे तो ये -1 पॉइंट है s प्लेन पे, ये j ओमेगा एक्सिस है सिग्मा, तो जितने सारे पॉइंट्स हैं जिनका रियल पार्ट -1 यहां कहीं होगा यार, -1 यहां कहीं होगा ना, -1, जितने सारे पॉइंट है जिनका रियल पार्ट -1 से ज्यादा है, मतलब जिनका सिग्मा वाला पॉइंट, सिग्मा प्लस j ओमेगा लगते हैं ना s को, जिनका रियल पार्ट, जितने सारे पॉइंट्स हैं s प्लेन पे जिनका रियल पार्ट -1 से ज्यादा है, उन सारे पॉइंट्स के लिए h ऑफ s एग्जिस्ट करता है, ROC ये बताता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। HS केवल एग्जिस्ट किसके लिए करता है, वो सारे पॉइंट्स के लिए जिनका रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1 है, सिंपल सी बात है। तो वो एक प्लेन आएगा, है ना, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1, ये इस -1 के इस लाइन, इस वर्टिकल लाइन के राइट हाफ में जितने पॉइंट्स हैं उन सबका रियल पार्ट -1 से ज्यादा है ना, तो उन सारे पॉइंट्स के लिए ये h ऑफ s एग्जिस्ट करता है ना। h ऑफ s अगर मैं कहूं इस s इज इक्वल टू -2 पे h ऑफ s की वैल्यू बता दो, s इज इक्वल टू -2 पे अगर मैं कहूं कि h ऑफ s की वैल्यू बता दो, तो इस hs से मैं नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि s इज इक्वल टू -2 पॉइंट इज नॉट इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ hs। तो hs की वैल्यू मैं उन्हीं पॉइंट्स में निकाल सकता हूं जो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के लिए ही ये hs एग्जिस्ट करता है ना। तो HS का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताता है कि इन्हीं सारे पॉइंट्स के लिए ही HS की वैल्यू ये है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे ही HS की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हो। बाकी s इज इक्वल टू -2 या s इज इक्वल टू -3 पे, जैसे मैं कहूं s इज इक्वल टू -3 पे, -2 छोड़ो, -3 पॉइंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं है, तो HS की वैल्यू जब s इज इक्वल टू -3 पे निकालोगे, ये कोई वैल्यू दे देगा। आप कहोगे सर कन्वर्ज तो कर रहा है, भैया जो वैल्यू दे देगा वो वैल्यू सही नहीं है, वो एक फाइनाइट वैल्यू तो आ गई, क्योंकि HS जब कोई एक्सप्रेशन है, किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालोगे, मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू दे देगा, चाहे वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हो चाहे ना। लेकिन जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पॉइंट्स नहीं है, उन पे जो वैल्यू निकालोगे वो वैल्यूज तो आई फाइनाइट, लेकिन दे आर इनकरेक्ट वैल्यूज, क्योंकि HS उन पॉइंट्स के लिए डिफाइंड ही नहीं था, तो उन पॉइंट पे HS की वैल्यू अगर निकाल भी रहे हो तो जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ गई, तो इसका मतलब नहीं कि कन्वर्ज कर गया, वो वैल्यू इनकरेक्ट है, क्योंकि उनके लिए जब वो डिफाइंड ही नहीं था, तो अनडिफाइंड जहां पे था वहां से कुछ वैल्यू निकाल भी लिए, वो वैल्यू इनकरेक्ट है बेटा, समझ जाना, ठीक है ना। तो यहां देखो s इज इक्वल टू 3 पॉइंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में है कि नहीं, जितने पॉइंट्स हैं जिनका रियल पार्ट -1 से ज्यादा है, तो रियल पार्ट s इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है इसका रियल पार्ट क्या है, 3 है,
क्योंकि ये 3 प्लस जे जीरो है, 3 प्लस जे जीरो है भाई, इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट पॉइंट का -1 से ज्यादा होना चाहिए। 3 है, ज्यादा है, तो ये इस पॉइंट पे एच एस की वैल्यू हम निकालेंगे इस फार्मूले से, तो करेक्ट आएगी। तो निकाल दो, क्या हो जाएगा बेटा, 3 रखो, 40/3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 2 5, यह आ जाएगा 2। तो अब यहां वैल्यू रख दो सीधे सीधे, आपका आ गया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 और बाहर था e की पावर -3t, तो yt सिंपली आ गया बेटा क्या, 2e की पावर -3t, और y ऑफ -1 आ गया 2e की पावर 3, और इसकी वैल्यू 40.17 आएगी। तो इसका रेंज क्वेश्चन में दिया था 40.1 to 40.3, इसी के बीच में आंसर है बेहतरीन तरीके से 40.1 to 40.3 सिंपली आंसर आ जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन का क्रक्स था कि इस इंटीग्रेशन को कितने ध्यान से आप देखते हो। बहुत लोग क्या करेंगे मुझे पता है, यहां से एच ऑफ टी निकालेंगे, यहां से एच ऑफ टी निकाल के एच ऑफ टाउ यहां रख देंगे, फिर वाई ऑफ टी या तो फाइंड करेंगे, या वाई ऑफ -1 फाइंड करना है तो टी की वैल्यू -1 रख देंगे यहां पे दोनों तरफ। तो ये सोचेंगे यार ए एक्सपोनेंशियल, इसकी भी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का निकालना जानते हैं, और वहां से भी करके लाएंगे आंसर यही आएगा। लेकिन 5 से 7 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स लैप्लास लिखोगे, फिर उसको यहां फिट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रेशन। जबकि सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, अगर ये e की पावर -3t अलग हो सकता है, टी तो टाउ का फंक्शन नहीं, तो वो तो टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के लिए वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया। बाकी इस चीज को अगर ध्यान से लैप्लास ट्रांसफॉर्म से मिक्स करोगे, सीधे सीधे उसकी वैल्यू एचएस से निकल जा रही है। तो इनवर्स लैप्लास निकालने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। जिसने निकाला उसने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, इसीलिए अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, चीजों को लिंक करो, है ना, कैसे लिंक होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 40.17 इज द आंसर। जिन लोगों ने इस तरीके से किया दे आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपका उस 3 घंटे का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां 3 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ना, वो आपसे गलतियां करवाता है, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में सारे क्वेश्चन करने होते हैं। आपके पास आधे घंटे टाइम हो तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही करेंगे भाई साहब। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम है, उसी में 65 क्वेश्चन करने। इसीलिए आपको ऑप्टिमम अप्रोच पे जाना है, अपनी गलतियों को दूर करना, सिंप्लीफाइड अप्रोच पे जाना है, चीजों को थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं बेहतरीन तरीके के डिस्कशन के साथ, और एकदम फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को करते रहिए जेनिक लाइव ऐप पे, रोज आते हैं क्वेश्चंस, मैथ्स के, फिजिक्स के, मैथ्स के, आपके कंट्रोल के, नेटवर्क के, सिग्नल के, अनलॉक के, सारे सब्जेक्ट के आते रहते हैं। ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।